बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आई एम योर फिजिक्स टीचर मुनीबा फ़ारूक। आज के दिन हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कोर्स का, जिसका नाम है गॉसेस लॉ। फर्स्ट आर्टिकल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गॉसेस लॉ क्या होता है और गॉसेस लॉ को हमने प्रूव करना है, स्टेट करना है एंड प्रूव करना है कि गॉसेस लॉ क्या होता है। बच्चों, गॉस जो था वो बेसिकली एक मैथमेटिशियन था, फिजिस्ट था एंड एस्ट्रोनॉमर था, जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया, उसने न्यूमेरिकल रिलेशन दिया बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फ्लक्स। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फ्लक्स के दरमियान जो रिलेशन दिया गया था उसको नाम दिया गया गॉसेस लॉ का। बेसिकली गॉसेस लॉ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक फंडामेंटल लॉ है। पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो 4 मैक्सवेल इक्वेशन पे बेस करती है, जिनमें से एक इक्वेशन जो है वो गॉसेस लॉ की है। इसने हमें न्यूमेरिकल रिलेशन दिया था बिटवीन Q एंड फाई ई। Q से मुराद क्या है चार्ज एंड फाई ई से मुराद क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बच्चों जब यहाँ पे E लगाएंगे तो इट मीन्स हम इससे मुराद ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बट जब हम यहाँ पे B का साइन लगाएंगे तो इट मीन्स हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। इसलिए जब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है तो आपने इसके सबस्क्रिप्ट में E को लाजमी मेंशन करना है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट की कि गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट हमें क्या कहती है। देन हम प्रूव करेंगे कि गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल रिलेशन क्या आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, किसी भी सरफेस में से निकलने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू, बराबर है, किसके बराबर है? 1/ε0। ε0 से मुराद होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मतलब किसी सरफेस के अंदर अगर कोई भी चार्ज इनक्लोज है तो उसमें से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि मैथमेटिकल इसका रिलेशन कैसे आता है। आप कंसिडर करें कि कोई आपके पास सरफेस है, उसके अंदर आपने +Q चार्ज रखा हुआ है। इस पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप क्या करें, आप इसका छोटा सा पैच ले लें, dA एलिमेंट ले लें, उसमें से निकलने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करें, देन आप उसका इंटेग्रल ले लें, तो आपके पास पूरी की पूरी सरफेस का फ्लक्स फाइंड हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। आप ऐसे ही कंसिडर करें, आपके पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर आपने चार्ज रखा हुआ है और चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट फुटबॉल तो बच्चों अंदर से खाली होती है, बट जहाँ पे हमने सॉलिड स्फीयर कंसिडर करना है जो कि अंदर से खाली ना हो, हॉलो नहीं होना चाहिए, तो उसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है? चार्ज रखा हुआ है। और हम उस चार्ज की वजह से या उन चार्जेस की वजह से क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उस पूरी बॉल के लिए करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, तो हम उस पूरी बॉल को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देंगे। एक छोटे पैच का जो हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे उसको जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास पूरी की पूरी फुटबॉल है या पूरी का पूरा स्फीयर है, हम उसका फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। d फाई ई इज इक्वल टू E.dA। ये बाय डेफिनेशन में लिख रही हूँ। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि फ्लक्स किसके बराबर होता है? E.dA। D मैंने किस लिए लगाया है कि हमने छोटा सा पैच कंसिडर किया है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास E.dA आ जाएगा, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। अब बच्चों गॉसेस लॉ को जब भी हम डिस्कस करते हैं तो इसके लिए एक जो टर्म है हमने यूज़ करनी है, गॉसियन सरफेस। जब भी आपने किसी भी जगह पे गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, तो आपने एक सरफेस कंसिडर करनी है, गॉसियन सरफेस। लेट्स सपोज बच्चों इधर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, इसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहती हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से इसके गिर्द कोई ना कोई आर्बिट्रेरी इमेजिनरी सरफेस जो है वो खुद से सपोज कर लूँगी और उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स मैं फाइंड करूँगी। तो गॉसियन सरफेस को डिस्कस करना ज़रूरी है। जब भी हम गॉसेस लॉ को कैलकुलेट करेंगे या गॉसेस लॉ को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक इमेजिनरी या आर्बिट्रेरी सरफेस ड्रा करें जिसकी कोई भी शेप हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है।
अब आप देखें, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू KQ/R²। अब यहाँ मैं बच्चों बात कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रही। अगर मैं डायरेक्शन की बात करती तो साथ में मैंने क्या लगाना था, यूनिट वेक्टर, जो कि मैंने नहीं लगाया। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इसके मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। आप E की वैल्यू इसमें जाकर पुट कर दें, E की वैल्यू आप इसमें जाकर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, KQ/R²। साथ में क्या आ जाएगा, dA। E की जगह पे हमने KQ/R² को पुट किया। अब हम क्या करेंगे, KQ/R² को बाहर ले लेंगे और इंटीग्रल के अंदर क्या आ जाएगा, dA। अब आपके पास, आपको पता है कि फुटबॉल जैसी शेप थी, तो उसका जो बच्चों एरिया होता है वो क्या आता है, 4πr²। आपने क्या लिखा, dA की जगह पे 4πr²। आपका इंटीग्रल भी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स के इंटीग्रल ऑफ dA की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 4πr²। अब आप एक काम करेंगे, आपको पता है कि K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है 1/4πε0। आप K की वैल्यू को भी पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपके पास, आप देखेंगे कि 4π से कैंसिल हो जाएगा, R² से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जस्ट Q/ε0 बच जाएगा। अब बच्चों इससे हमने थोड़े से, इससे रिजल्ट निकलेगा जिसको हमने डिस्कस करना है। आप देखें, आपके पास फ्लक्स क्या आया है, फ्लक्स आया है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। मतलब हुआ कि किसी भी सरफेस में से फ्लक्स तभी होगा जब उसके अंदर चार्ज इनक्लोज होगा। अगर चार्ज नहीं होगा तो इट मीन्स कि वहाँ पे फ्लक्स भी नहीं होगा। चार्ज मस्ट बी इनक्लोज्ड। किसी भी सरफेस के अंदर चार्ज का होना ज़रूरी है अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अगर चार्ज नहीं मौजूद होगा तो इट मीन्स कि वहाँ पे फ्लक्स मौजूद नहीं होगा, क्योंकि Q की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप Q को 0 पुट करेंगे तो आपका φE क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बच्चों एक बात हमने ये नोट की कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द सरफेस एंड ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। इस सरफेस, बच्चों जो हमने फ्लक्स निकाला है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो शेप पे भी डिपेंड नहीं कर रहा और ज्योमेट्री पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई आर, रेडियस, इस तरह की कोई चीज़ नहीं लिखी है। φE जो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा शेप पे भी डिपेंड नहीं कर रहा और ज्योमेट्री पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। अब बच्चों गॉसेस लॉ को हम यूज़ कहाँ करते हैं, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गॉसेस लॉ। अगर बच्चों चार्ज मौजूद नहीं होगा तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। अब हम एक ऐसा सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि आपका चार्ज भी मौजूद है बट आपका नेट फ्लक्स भी 0 है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स सपोज ये एक चार्ज पड़ा है, ये एक सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर के जा रही है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर के जा रही है। अब हम नेट फ्लक्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इसका नेट फ्लक्स क्या है, 0 है। अब इसका नेट फ्लक्स क्यों 0 है, क्योंकि इस एरिया के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया के अंदर जा रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से क्रॉस करके बाहर जा रही हैं। इट मीन्स कि नेट फ्लक्स आपका 0 होगा जब आपका चार्ज सरफेस के अंदर इनक्लोज नहीं होगा। अगर यही चार्ज किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज हो जाए, तो अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को जाएंगी। इसका मतलब है कि आपका फ्लक्स जो होगा वो 0 नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि फ्लक्स को जब भी हमने फाइंड करना हो तो उसके लिए चार्ज का होना ज़रूरी है। अगर चार्ज नहीं होगा तो इट मीन्स के फ्लक्स वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। होप सो बच्चों आपको इस आर्टिकल की